नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार जिस तरीके से डिजिटल मीडिया पर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, इस बात को लेकर अंकुश लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किस तरह से नाकेबंदी की जा रही है कि कुछ चीजें बाहर ना निकले और कई तरीके से गाइडलाइंस भी जारी किया गया है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर फैक्ट चेकर ट्रेनर जीएनआई के गजाला यास्मीन हमारे साथ मौजूद है। दूसरे बेहद खास मेहमान जयंत जिज्ञासु जो राइटर और पॉलिटिशियन है वो हमारे साथ मौजूद है। तीसरे बेहद खास मेहमान डॉक्टर मनीषा बांगर जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक और एनएन न्यूज नेटवर्क के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस चर्चा की शुरुआत गजाला यास्मीन मैं आपसे करना चाहूंगा। हाल ही में डिजिटल मीडिया को किस तरह से जो है रेगुलेट करने के लिए और सरकार जो किस तरह से गाइडलाइंस जारी किया है और रूल्स भी कुछ जारी किया है, उसमें क्या है वो हमारे दर्शकों को बारीकी से बताइए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जॉर्ज ऑरवेल ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। जॉर्ज ऑरवेल जो कि एक लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, ब्रिटिश, उनका जन्म तो मोतिहारी में हुआ था, बिहार में। तो उन्होंने कहा था कि जब कोई समाज झूठ से मतलब सच से दूर भागने लगता है, जब कोई समाज सच से दूर भागने लगता है तो वो फिर इस बात से भी बहुत नफरत करने लगते हैं, इस तरह के लोगों से भी बहुत नफरत करने लगते हैं जो लोग सच कहते हैं और सच बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में अभी हम रह रहे हैं, वैसे तो अगर इंडियन मीडिया की भूमिका हम देखें और भारतीय इतिहास को हम लें तो इंडियन मीडिया का जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल में जो रोल रहा है, जो जितने स्टॉलवर्ड्स से हमारे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो या गांधी हो या राजा राम मोहन रॉय हो और बहुत सारे और जो ऐसे आजाद हो, इस तरह के थिंकर्स और उनकी जो मतलब फिलॉसफी जो इंडियन राइटिंग्स में, जर्नलिस्टिक राइटिंग्स में इतना इन्फ्लुएंस करती रही कि पूरा मेरे ख्याल से एक मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भारतीय पत्रकारिता का रहा। लेकिन आज जिस स्तर की पत्रकारिता हम देखते हैं तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि आपके सामने जो ये एक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म जो मतलब जिसको कहते हैं कि जो लैपडॉग जर्नलिज्म जो हो गया है, या तो आप किसी जो सत्ता से सवाल ना करके आप उनकी जो लाइन टो करें, आप उसकी पीआर मशीनरी बन जाएं, उसका एक प्रोपेगेंडा टूल बन जाए, तब तो ठीक है, आपके बहुत सारे फिर फायदे वैसे हो जाते हैं। और या नहीं तो फिर अगर एक कोई ऑल्टरनेटिव स्टैंड लेना चाहते हैं, अगर जो जर्नलिज्म जिसका सही मूल ये है कि आप पावर से, सत्ता से सवाल करें, तो अगर आप वो स्टैंड लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं। गए 2016 से हम देख रहे हैं कि हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, जो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स का जो एक इंडेक्स है, जो कि हमें बताता है कि कोई भी कंट्री की प्रेस फ्रीडम का क्या स्टेटस है, तो वहां पे भारत का स्थान गिरता ही जा रहा है। अभी हम 142nd पोजीशन पे आ गए हैं 2020 में। तो ये जो इतनी सारी रेगुलेशंस और इस तरह की रेगुलेटरी कंटेंट्स और लॉज, मतलब सेडिशन का हर बात पे इस्तेमाल होना, यूएपीए का इस्तेमाल होना, सामने इतने इंसिडेंट्स है, हाथरस का जो केस हुआ, सादिक कप्पन थे आपके, सिद्धार्थ वाडराजन के अगेंस्ट जो केस हुआ, या फिर कोई भी जर्नलिस्ट जो कि पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, मतलब 200 जर्नलिस्ट मेरे ख्याल से 2016 से अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें मतलब कुछ मशहूर नाम हैं, गौरी लंकेश है, प्रजापति जी हैं। तो ये जो दिन ब दिन ये जो फ्रीडम जो ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको जो कर्व करने का एक तो एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमिक कोशिश है, और दूसरी तरफ एक जो एक ट्रोल आर्मी क्रिएट हो गई है कि मतलब आपने अगर कुछ कहा जो कि मतलब मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन के सोच के विपरीत है, तो पहले एक स्पेस होता था, मतलब यू वुड अग्री टू डिसअग्री, बट कहीं ना कहीं वो जो एक टॉलरेंस लेवल हमारी है, और इसके ऊपर भी इतना कि भारत कितना टॉलरेंट देश है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा डिबेट और कंट्रोवर्सी हुई। बड़े बड़े एक्टर्स और आमिर खान वगैरह ने जब ये बात उनकी वाइफ ने कही थी, तो उनको भी मतलब वो तो सीधे ही, मतलब दो ही चीजें मीडिया में चलती हैं, या तो पाकिस्तान का नाम ले ले कहीं से, या फिर कुछ भी इस तरह की भटकाने वाली बात कर दें। तो असल मुद्दे जो हैं वो उससे हम हट रहे हैं, और मतलब रेगुलेशन फिर इस तरह से काम कर रहा है कि लोगों को डराने के लिए, लोगों के राइट्स को कर्ब करने के लिए,
और ताकि सही जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग्स नहीं हो। आप अगर रिव्यू करेंगे जो टेलीविजन चैनल है, जो प्राइम टाइम टेलीविजन डिबेट्स होते हैं आज हमारे कंट्री में, तो आप 1 महीने का डेटा ले लीजिए और आप उसमें देखेंगे कि उस 1 महीने के डेटा में या तो वो ऑपोजिशन बैशिंग होती रहती है, या फिर दूसरे जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनका नाम लेके एक हाइपर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जनरेट किया जाता है, और या फिर मंदिर मस्जिद के इशू हैं इसमें। लेकिन जो कोर इश्यूज हैं, जो 45 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी का जो स्टेटस है, पैंडेमिक का ये मसला है, अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे ख्याल से जो हम जब बिल्कुल ही एकदम थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए हैं, जहाँ पे पैंडेमिक कंट्रोल होने की बजाय एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर की तरह हमारे सामने देख रहा है, तो तब अब जाके थोड़े से शायद कुछ न्यूज चैनल्स में मतलब वो दे आर फोर्स्ड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज एंड ऑल। बट बाई एंड लार्ज जो डिबेट्स आप देखेंगे पिछले 1 महीने के भी, तो पिछले जैसे जो बहुत सारे ताल ठोक के आता है, अमीश देवगन जी का शो है, कुरुक्षेत्र है, इस तरह के जितने नेशनल डिबेट्स आप देखेंगे जो कि टीआरपी में हमेशा नंबर 1 नंबर 2 रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल इश्यूज है, रियल मुद्दे वहां पे है ही नहीं। और उसके जक्सटापोजिशन में अभी जो एक सोशल मीडिया ने एक ऑल्टरनेटिव मीडिया स्पेस प्रोवाइड किया है, बहुत सारे जैसे आपका चैनल है, वैसे बहुत सारे जो वायर है, क्विंट है, और इस तरह के और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, तो अगर वो कोशिश करते हैं कि जो रियल इश्यूज है पब्लिक के सामने लाएं, तो फिर उनको बहुत फेस करना है पड़ रहा है ड्रैकोनियन लॉ और बहुत सारा ऐसा। जो रॉयटर्स की भी जो एक रीसेंट रिपोर्ट है इंडियन डिजिटल मीडिया रेगुलेशन के ऊपर, तो वो बहुत ही डरावनी है। मतलब ये जो पूरा जो ये अनाउंस हुआ इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, और इस एथिक्स कोड को इम्प्लीमेंट करने का जो बैकग्राउंड यही दिया गया कि भाई क्योंकि प्रेस के ऊपर एक रेगुलेशन है, प्रेस के ऊपर एक कंट्रोल है कि फ्रीडम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिजिटल स्पेस में जो इतना सारा कुछ खुलेआम जो अनसेंसर्ड कंटेंट जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल करे। एंड इसके जो अगर डेटा और स्टेटिस्टिक्स को देखें, रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है बहुत अलार्मिंग है। जैसे अभी तो ये हो गया है कि अगर आपने कोई भी बात पावर से कोई क्वेश्चन करने के लिए करी, तो फिर आप बिल्कुल सर्वेलेंस में चले जाते हैं। बल्कि फेसबुक ने ये रिपोर्ट किया, फेसबुक और गूगल में, कि सिर्फ 2019 ऑनवर्ड्स मतलब 4000 लगभग 5000 क्वेरी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जहां पे मतलब यूजर डेटा डिस्क्लोजर और यूजर प्रोफाइल डिस्क्लोजर की के रिक्वेस्ट, क्या मैं कहूंगी गाइडलाइंस आई है सरकार की तरफ से कि भाई ये कौन है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रेड फ्लैग करना। अभी रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले ट्विटर पे जो पैंडेमिक में के अगेंस्ट में कुछ आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और कुछ मिनिस्टर्स वगैरह भी लिख रहे थे, उसमें कुछ एक बंगाल के भी मिनिस्टर थे, तो उनके ट्वीट्स वगैरह को पुल डाउन कर दिया गया। तो ये जो पूरा सेंसरिंग और ये सर्वेलेंस का जो मैकेनिज्म है, एक तरफ तो आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि मीडिया जो है सवाल ही नहीं करना चाहती, लेकिन अगर उसमें भी जो कुछ बचे खुचे जो आपके जर्नलिस्ट हैं जो सही मायने में सत्ता से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उस स्पेस को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट और कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, जो निश्चित तौर पे जो रिपोर्टिंग किया जाना चाहिए वो मूल मुद्दे को लेकर उठाया जाना चाहिए। लेकिन मैं जयंत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे समझने की ये कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो आईटी गाइडलाइंस जो मतलब जारी हुआ है, बहुजन और अल्पसंख्यकों लोगों पर किस तरह से ये असर पड़ेगा इसका? देखिए, हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर में भी जो लोग राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, वो इस टूल के महत्व को और इसके पावर को बहुत सुंदर तरीके से समझते थे। और यही वजह है कि जितने भी हमारे उस वक्त के योद्धा रहे जो जूझ रहे थे ब्रिटिशर्स से, उन्होंने लगभग सबने अपने अपने अखबार निकाले, चाहे मूक नायक हो, चाहे मौलाना आजाद हो, या तो अखबार निकाल रहे थे या किताब। और बुक्स भी मैस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है, उसके जरिए भी आप अपने प्रोपेगेंडा, अपने पॉलिसी, अपने प्रोग्राम्स को जनता तक पहुंचाते हैं। और आज भी जो बहुत यूं कहें कि प्रचलित उसकी व्याख्या है या उसकी मीमांसा है कि भाई हमको एजुकेट करना है, हमको इंटरटेन करना है, यही है ना।
और उसके धीरे धीरे इंफोटेनमेंट में बदल जाने पर लंबे समय से लोग अपनी चिंता जाहिर करते रहे। लेकिन इसका जो अभी का असर है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन लोगों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस बात को हमें समझना चाहिए कि अभी जो एक तरह से पेंडेमिक है और इन्फोडेमिक बहुत दिनों से है। पहले उसको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते थे, बाद में इन्फॉर्मेशन गार्बेज की तरह वो हमारे सामने आने लगा, सूचनाओं का एक तरह से कड़कट, और उसमें कौन सी सूचनाएं हमारे लिए महत्व रखती हैं और कौन बस यूं ही है। तो ये जो गेट कीपिंग की थियरी है वह तो बहुत पहले से डाइल्यूट हो गई और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के रहते हुए डाइल्यूट हो गई। वहां गणेश जी को दूध पिलाया जाता है, वहां डायन जोगिन तंत्र मंत्र ये सब दिखाकर टीआरपी बटोरा जाता है। तो इस बात को हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और लोग इस दिशा में सोच भी रहे हैं। यही वजह है कि बहुत सारे वैकल्पिक मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे सामने हैं। हालांकि वहां भी कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप देखेंगे उसका कैप्शन तो उसको वो इतना मतलब मेडियोक्रिटी से भरा हुआ रहता है कि इससे उसका सीरियसनेस खुद ब खुद डाइल्यूट हो जाता है, और जिस वजह से एक विश्वसनीयता का संकट हमारे सामने आता है। हम सब जानते हैं कि इस देश में लंबे समय से यह कहा जाता रहा कि आधी आबादी जो है तकरीबन वो गरीबी से जूझ रही है और बहुतायत जनता जो है गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन मैं यहाँ एक बात उसमें जोड़ूं और जिस पर बहुत शोध हुआ है इस देश में, कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तकरीबन वही लोग बिलो मीडिया लाइन, वो मीडिया रेखा के भी नीचे हैं, उन तक सही सूचनाएं, पर्याप्त सूचनाएं नहीं पहुंच पाती समय पर, और वेल इन्फॉर्म्ड पीपल टेक वाइज डिसीजंस। और मीडिया मैनिपुलेशन से भी जो वेल इन्फॉर्म्ड पीपल हैं वो लेस प्रोन होते हैं, वो उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो एक बात तो है कि जब कुछ वैकल्पिक स्वर हमारे सामने गूंजने लगे तो सत्ता में बैठे लोगों को यह कहीं ना कहीं असहज करने लगा। और एक बड़े बड़ी शख्सियत हुए थॉमस जेफरसन, उन्होंने कहा कि इफ आई हैड टू चूज बिटवीन government without newspaper or newspaper without government, I should not have hesitated for a moment to choose the latter. तो ये सरकार जो है वह तभी ठीक ढंग से काम करेगी जबकि उसके पीछे कोई चेक एंड बैलेंस होगा जो उसके बारे में एक आलोचनात्मक दृष्टि के साथ उसकी नीतियों को जनता के समक्ष रख सके, जनता तक पहुंचा सके। अभी कह रही थी कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, सिर्फ पावर के बारे पावर को सच बोलना ही काफी नहीं है, पावर के बारे में भी, ट्रूथ अबाउट पावर। और इसीलिए ये सब जो कर्व आप देख रहे हैं वो सब हमारे सामने है। अब उससे जूझने के लिए करें हम क्या, तो हम और ज्यादा अकाउंटेबल होकर, हम और ज्यादा विश्वसनीय होकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे भी न्यूज रूम डाइवर्सिटी का घनघोर अभाव हमारे मीडिया में है। अब जिसको हम फोर्थ स्टेट कह रहे हैं वह तो रियल स्टेट में बदलता जा रहा है। आप बिहार उठाकर देख लीजिए, जहां कहीं भी सत्ताधारी दल हैं, मैक्सिमम जगह वो सब माउथ पीस हो गए हैं वहां के मीडिया। और पता चलता है कि यहाँ दिल्ली में जो उसका चैनल है उस पर कुछ और डिबेट हो रहा है, और वहाँ के संवाददाता जो हैं, पटना को देख लीजिएगा तो मैक्सिमम संवाददाता जो हैं अधिकांश चैनल्स के, वो मुख्यमंत्री के एक तरह से प्रवक्ता की मानंद नजर आते हैं। तो इसलिए जो कुछ सरकार की आलोचना इन माध्यमों पर दिखाई पड़ती थी उससे अनकंफर्टेबल होकर ये सब अंकुश लगाने की बात हो रही है। और सोशल मीडिया का भरपूर दोहन जो है वह एनडीए सरकार ने 2014 के चुनाव में किया, और उसके जरिए जो एक वल्गर सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म था और इतना हॉलो और शैलो, उसको हमारे सामने लाया गया, और राष्ट्रवाद के बड़े ही अश्लील और संकीर्ण मायने हमें समझाने की कोशिश की गई। और गवर्नर हाउस में जहां ओथ लिया जाता है, 17 में सरकार इधर से उधर हो गई बिहार के, वहां पर जो है अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं। और संसद में जाके कोई कुछ मतलब कोई संसद की सदस्यता लेगा तो इस तरह मतलब बहुत एक किस्म से उचक्कई जो है, लफंगई जो है, वो हमारे नेशनलिज्म के
कोर में आ गया है। और ये तो इस तरह का ख्वाब तो अली बिरादरान ने नहीं देखा था, जिसमें एक भाई शहीद हो गए वहाँ ब्रितानी धरती पर। इस तरह का ख्वाब अम्बेडकर ने नहीं देखा था। अम्बेडकर ने तो कहा कि भाई जैसे साबुन बनाने वाले को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है, वो ऐसे ही पत्रकारिता में रहने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो खुद स्टल्टिफाई करते हैं कई बार अपने ही पोजीशन को। तो ये संकट है, लेकिन बहुत सिनिकल होने की भी जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किताबों के जरिए, अपने कॉलम्स के जरिए लोगों तक सही सही बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आज भी उनका स्पिरिट है, स्पेयर नन, फेवर नन, फियर नन। तो ये निर्भीक किस्म के जो लोग हैं वो किसी तरह से इसको बचा लेंगे, मैं समझता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कॉलम के जरिए, अपने लेखक के जरिए, मतलब लेखक के जरिए, और जो मतलब लिख करके वो सच्चाई आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके मन में कुछ सवाल, कोई सलाह, कोई सुझाव? नहीं, मेरा सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो एक नई गाइडलाइन निकाली है और उसकी रोक जो लोगों के ऊपर लगाई है, खासकर फ्री वॉइसेस जो अल्टरनेटिव मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए हो रहा है, डिजिटल मीडिया पे हो रहे हैं। और उसी में एक ऐसी खबर आती है कि टीवी चैनल्स जिनके हैं, खासकर दिल्ली में, वो तमाम जितने भी महत्वपूर्ण जिनको माना जाता है टीवी चैनल्स, उसने उनकी बॉडी ने वो इकट्ठा आए और उनकी बॉडी फिर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास जाती है। उनको ये दरख्वास्त करती है कि इस कर्ब्स में से आप टीवी चैनल्स के जो यूट्यूब्स है उनके ऊपर आप अंकुश ना लगाएं, उनको इसमें से फ्री रखें, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए। तो ये किस तरीके की बात है? मतलब इसमें इनकी जो हिपोक्रेसी है, इनका जो टीवी चैनल का भी जो एजेंडा है, चाहे वो उनको लिबरल टीवी चैनल माना जाए या मेन स्ट्रीम संगीत टीवी चैनल माना जाए, तो क्या ये वाकई में फ्री स्पीच के लिए, क्या ये वाकई में मीडिया का रोल निभा रहे हैं? अगर ये उसमें इस तरह का दुर्व्यवहार और डिस्क्रिमिनेशन फ्री वॉइसेस में करना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये आज के भारत के इतिहास में ये पहला समय है कि जहां पर जिन लोगों को बोलने की कोई चैनल्स नहीं थे, कोई जरिया नहीं था, और जिनको उसी वर्ग के ऊपर, उसी कास्ट और क्लास के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था कि वो हमारी बात उठाएंगे, अगर उनकी मेहरबानी होगी तो हमारी बात उठेगी। इस ऐसे माहौल में अगर डिजिटल मीडिया आता है और अपनी बात करता है और सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करता है, तो मीडिया के ही कुछ लोग जाकर दरखास्त करते हैं कि ये अंकुश उन पे लगना चाहिए, हम पे नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे टीवी चैनल्स के जितने भी चैनल्स है, उनके खुद के भी यूट्यूब चैनल्स है, उनका खुद का डिजिटल मीडिया है, जिसके लिए वो अलग तरह का जर्नलिज्म और अलग तरह की ट्रेनिंग उनको करनी पड़ रही है, और वो इतना इन्वेस्टमेंट उसमें हो रहा है। ईटीवी भारत का आप देखेंगे कि न्यूज 18 हो गया, वो पूरा का पूरा फोन ऐप पे चल रहा है, पूरा चैनल का चैनल ऐप पे चल रहा है। सो वो अपने आप में वो तब्दीलियां लाना चाहते हैं। संसाधनों की कमी तो है ही नहीं, लेकिन बहुजन, SC/ST, OBCs और माइनॉरिटी के लोग जब ये कोशिश करके सामने आने की कोशिश करते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती है। सो यह चरित्र जो है मीडिया का और मीडिया में काम करने वालों का, सरकार का तो चरित्र है ही, वो दिख ही रहा है, लेकिन मीडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं उनका चरित्र भी कितना संदिग्ध है और कितना लोकतांत्रिक मूल्य जो है उसके कितने खिलाफ है, ये सामने बात आई है। इसके ऊपर मैं गजाला और जयंत के कुछ प्रतिक्रियाएं जानना चाहूंगी कि क्योंकि ये बात बड़ी तरह से आई थी कुछ दिनों पहले मीडिया में, लेकिन उसको फिर बाद में दबाया गया। गजाला प्रोबेबली आप बता सकेंगे, शायद जयंत का कनेक्शन थोड़ा वीक होते जा रहा है। जी, तो मनीषा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की बात है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जो एक फंडामेंटल राइट जो गारंटीड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आज के दिन में हमें ऐसा लगता है कि अगर
हमसे ये मतलब हम ये अगर अपेक्षा रखते हैं कि ठीक है हम अपनी बात कह पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक हमें मतलब एक प्रिविलेज है या एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका देना चाहती हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ये कोई नया थॉट प्रोसेस नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट के भी पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक हिस्ट्री रही है। अगर आप रोमन रिपब्लिक के किस्से सुन लें, 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी बीसी में भी जो एथेनियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, उसके बाद आपका जो इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स आई 1689 में मेरे ख्याल से, और वो कंटिन्यू हुआ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में भी, जो उसने भी ये अफर्म किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक इनएलिएनेबल राइट है। और इनफैक्ट फ्रेंच डिक्लेरेशन ने जो प्रोवाइड किया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो डेफिनेशन दी है आर्टिकल 11 में, कि जो फ्री कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रेशियस राइट है और इसको कहीं ना कहीं कर्ब नहीं किया जाना चाहिए। अब हम अगर आ जाएं अपना जो आज का जो सिचुएशन है, आज का जो सिनेरियो है, जहां पे बहुत सारी चीजों का हवाला देके इस राइट को कहीं ना कहीं लिमिट करने की बात है, इस राइट को कहीं ना कहीं कर्ब करने की बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हम पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म है इसको लोग मिसयूज कर रहे हैं। अभी आप देखिए इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म में सिर्फ मतलब प्रेस की बात क्यों करें, अभी जो जितना भी आपका जो कंटेंट था तो उसको अभी बहुत सारे सीरियल्स और अमेज़न पे और नेटफ्लिक्स पे इसको कर्ब करने, इसके रेस्ट्रिक्शन, तो कहीं ना कहीं जैसे ही द मोमेंट आप क्रिटिक करना शुरू करते हैं, एज लॉन्ग एज जो मीडिया चैनल आपकी बातों के मतलब जो टो कर रहा है आपकी लाइन को, आपकी आइडियोलॉजी को, आपके थॉट प्रोसेस में, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द मोमेंट आप उसको कहीं ना कहीं क्रिटिक करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के परव्यू में ही आता है, तो वो एक जिसको अलार्म बेल, एक सरकार की घंटी बज जाती है। और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही डरपोक सरकार और एक ये बहुत ही डरपोक सिस्टम का ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है कि उन्हें इन बातों से डर लगता है कि अगर कोई सच्चाई से अपनी कोई भी बात कहना चाह रहा, अगर आपको ये लगता भी है कि चलो भैया ये जो इस चैनल ने जो ये कहा तो ये इनके पास डेटा एंड फिगर एंड स्टेटिस्टिक्स सही नहीं है, तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं, अपनी नैरेटिव दे सकते हैं, आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स है, सरकार का एक अपना चैनल है, उसके अलावा बहुत सारे अभी तो मतलब पूरी जिसको गोदी मीडिया कहें या कुछ भी कहें, उसका तो एक पूरी जमघट है जो अथॉरिटीज के पीछे है। जो फ्रीडम हाउस ने भी अभी कुछ महीने पहले जो कहा कि भाई इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म, तो उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को बुरा लगा कि भाई इंडियन मीडिया को के ऊपर बार बार ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल उठाने के बहुत कारण है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं, जैसे कि जयंत जी ने भी कहा कि जो इंफॉर्मेशन का जो करकट है, जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और जिस तरह से हम नेविगेट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि जर्नलिज्म कैसे करना है, हाउ टू बी अ गुड जर्नलिस्ट, या क्या फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स होने चाहिए या क्वालिटीज होने चाहिए एक जर्नलिस्ट की, तो सबसे पहला उसमें यही है कि भाई आप कोई भी तथ्य जो कि आप अपने पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप पहले ठोक बजा के देख ले, आप उसको वेरीफाई कर ले। तो अभी जो हम ये बड़े फैंसी टर्म्स आ गए हैं, फैक्ट चेकिंग और डिबंकिंग एंड वेरिफिकेशन, तो ये तो जर्नलिज्म का मूल था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो एक डेडिकेटेड सिस्टम है जो कि दिन रात फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन प्रोपगेट करने का काम करती है। और दूसरा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन के इतने एजेंट्स हमारे समाज में आ गए हैं, उन्होंने सोसाइटी को बिल्कुल फ्रैक्चर कर दिया है। अभी क्या है, हम एक इको चेम्बर में रह रहे हैं, एक फिल्टर बबल में रह रहे हैं। आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, या इवन मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उन्हीं ग्रुप्स में हूँ जहां पे मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकली मेरा क्लैश नहीं हो रहा है, मेरे विचारधारा के लोग हैं जिनके साथ मैं वार्तालाप करना चाहती हूँ। वी डोंट वांट टू एंगेज विद एनीबडी हु हैज एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू what is my thought process। so ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो मैंने पिछले अपने संवाद में भी जो कहा पिछले इसमें कि जो ये टॉलरेंस जो कम हो जाना है, अग्री टू डिसअग्री, तो ये कहीं ना कहीं जो एक हेल्दी डिबेट
एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी जिसको बोलते हैं ना एक परिपक्व और मैच्योर डेमोक्रेसी का साइन नहीं है। आप अपने आप को एक इको चेम्बर में बंद कर ले रहे हैं, आप फिल्टर बबल में, आपके सामने वही वॉइसेस एम्पलीफाई होती हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं, और उसके लिए डेडिकेटेड सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म्स काम कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो इसको डिबंक करते हैं और वेरीफाई करते हैं और फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे स्टार्टअप्स और इस तरह के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सोर्सेज ये काम कर रहे हैं जो कि प्योरली क्राउड फंडेड है, तो कुछ अगर पब्लिक उनको सपोर्ट करती है तो तभी वो सस्टेन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो अबाउट देयर ब्रेड एंड बटर, बट ओवरऑल मशीनरी सिस्टम की तरह से उनको कोई सपोर्ट नहीं है, बिकॉज सिस्टम को भी ये पता है कि द मोमेंट अगर वो इन सारी चीजों को एक रेड फ्लैग करने लगेंगे, इसके ऊपर एक टैग लगाने लगेंगे कि भाई ये सही है गलत है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ दिस डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है। कुछ काम कुछ ज्यादा सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन, मतलब एक डेलिबरेट, एक होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन तो चलो वो एक इनएडवर्टेंटली आपने कुछ, आपके पास कोई व्हाट्सएप में मैसेज आया और आपने उसको बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन तब आपको ये नहीं पता था कि वो फेक है कि नहीं, आपने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन एक जो डेलिबरेट एंड इंटेंशनल लाई होती है, आप जानते बूझते समझते हुए भी एक जो पोलराइज करने की कोशिश, एक समाज की जो सोशल फैब्रिक को फ्रैक्चर करने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, राजनीति के नाम पे, तो ये इसका तो हिस्सा, मतलब स्टेट एजेंट्स आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड उसके बाद फिर एक तरफ वो ये हो रहा है और दूसरी तरफ फिर गवर्नमेंट ये भी बोलना चाहती कि नहीं भाई हमको तो इसको कर्ब करना है, पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी है, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस, जो पिछले 5-6 सालों में जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस, यही ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था जो 2014 में सरकार को चुन के लेके आया, और यही ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसके साथ उन्हें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट वॉइसेस या जो भी इस तरह के, जैसे मनीषा ने भी कहा, जो ये चैनल्स बहुजन जो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या माइनॉरिटी मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कर्ब करना, उसके ऊपर इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज लगाना, हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम में देखा, सीए एनआरसी के टाइम में देखा, मतलब एक होल होस्ट ऑफ नेम्स है जो कि ईयर मार्क्ड है, जो कि फ्लैग्ड है, जिनके ऊपर सर्वेलेंस, जिनका डेटा फोन टैप हो रही है। तो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म का पूरा मायने ही बदल के रख दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।